हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेनेजुएला यूएसए कॉन्फ्लिक्ट को और किस तरीके से ट्रंप ने किस तरीके से वॉर ऑफ ड्रग्स का बहाना करके वेनेजुएला को कंट्रोल करने की कोशिश करी है और इसके पीछे का जो जियोपॉलिटिकल गेम है रियल, उसको भी समझने के लिए हम डीपली कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं यूएसए के उन दावों को कि वेनेजुएला प्राथमिक रूप से ड्रग्स को उत्पादन करता है और उसकी ट्रैफिकिंग करता है। तो आइए यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस पर क्या कहा गया है उसे ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएनओडीसी, वो कहती है कि दक्षिण अमेरिका में अवैध फेनेंटाइल की बड़े पैमाने पर उत्पादन का कोई मेन सबूत अभी तक उसे नहीं मिला है। और ये हो गया, देखिए, कोलंबिया, बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, ये सब हैं दक्षिण अमेरिका, और ये है उत्तर अमेरिका, मैक्सिको, यूनाइटेड नेशन एंड कनाडा। ठीक है। अब यूएनओडीसी का जो डेटा है, ड्रग्स डेटा है, वो सदस्य देशों, ओपन सोर्स और ड्रग सीजर डेटा के आधार पर मतलब अपना काम करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए खुद दोनों मानते हैं कि यूएसए में जो अवैध फेनेंटाइल है वो मुख्य रूप से मैक्सिको से आता है। खुद यूएसए इस बात को मानता है और इसने अटैक किस पर करा है? वेनेजुएला पर अटैक करा है कि वेनेजुएला क्रिएट कर रहा है ये सब, जबकि कौन कर रहा है? मैक्सिको खुद कर रहा है। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है। यूएसडीए खुद मानता है कि जो इलीगल रूप से फेनेंटाइल यूएसए में एंटर करता है वो मैक्सिको की तरफ से आता है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने लैटिन अमेरिका में नावों पर हमला को फेनेंटाइल संकट से जोड़ दिया। एक तरीके से मान के चलिए, वो अटैक तो किसी बहाने ऑयल फील्ड पर कंट्रोल तो करना चाह रहे थे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा बहाने की जरूरत थी और वो बहाना मिल गया उन्हें। क्या? फेनेंटाइल ड्रग्स। ठीक है ना, उस पर उन्होंने बहाना उसका लेकर और वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। तो इस आर्टिकल से आप समझ पा रहे होंगे कि प्रशांत महासागर की तरफ से यूएसए में फेनेंटाइल इंपोर्ट होता है, ना कि दक्षिण अमेरिका की तरफ से। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो काम किया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर, इससे पूरी दुनिया सकते में, पूरी दुनिया चौंक गई है यार। और खासकर चीन और रशिया जैसे देश भी बड़े सतर्क हो गए हैं कि किस तरीके से दूसरे कॉन्टिनेंट में घुसकर, दूसरे कॉन्टिनेंट के एक कंट्री में घुसकर उस देश के राष्ट्रपति को उठाकर लाकर अपने देश में बंदी बना लिया है यूएसए ने। तो देखिए, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें पकड़ लिया है। और इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कानून और संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, तीनों पर एक साथ सवाल खड़े कर दिए कि क्या कोई अन्य देश दूसरे देश में एकदम से घुस के उस देश के किसी राष्ट्रपति को, जो मेन उस देश का हेड है, उसे पकड़कर अपने देश ला सकता है? मतलब उस देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता का क्या होगा? तो देखिए, ये घटना दिखाती है कि अब यूएसए सैन्य शक्ति का प्रयोग खुले तौर पर करने लगा है राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। मतलब वो अब जरा सा नहीं डर रहा है। सवाल अब यहाँ से यही पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य घटना है, एक छोटी सी, या किसी बड़े वैश्विक एजेंडे की एक शुरुआत है? कोई बहुत बड़ा ट्रंप का लार्ज एजेंडा है, मतलब बड़े लेवल पर। अब देखिए, एक तरीके से तो उन्होंने चीन को भी एक तरीके से डरा दिया है कि अगर तुमने ताइवान पर अटैक करा तो फिर हम इसी तरीके से आगे की गतिविधियां अपनी करेंगे। तो एक तरीके से एक इशारा भी है और एक छोटे से फेनेंटाइल के तौर पर उन्होंने 2-3 निशाने एक बार में मार दिए हैं। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसए में जो ये ड्रग्स का कॉन्टेक्स्ट ये जो दे रहे हैं ट्रंप, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ब्रिटानिका का भी एक आर्टिकल लगाया। यहाँ पे बताया जा रहा है 1970 के दशक से इलीगल ड्रग्स पर लगातार काम कर रहा है यूएसए, मतलब इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये लिखा भी है, मैंने लिखा हुआ है, अमेरिका दशकों से वॉर ऑफ ड्रग्स यानी कि नशे के खिलाफ युद्ध की नीति लगातार अपना रहा है। और देखिए, एक मूवी है लिमिटलेस, उस मूवी को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मतलब मजे के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए जो अमेरिकी लोग हैं वो किस तरीके से ड्रग्स के पीछे पागल रहते हैं। और 2011 के आसपास ये मूवी आई थी, तो आप उसे बहुत गहराई से समझेंगे, तब आप जानेंगे कि उसकी ज़्यादा अगर मात्रा में उसे लिया जाता है तो इंसान पागल सा हो जाता है अगर उसे वो दोबारा ना मिले, और उसके बाद धीरे धीरे वो मरने की स्थिति में आ जाता है। तो लिमिटलेस मूवी को देखकर आप ये समझ सकते हैं जो ये फेनेंटाइल है, इसके यूज को। शुरू में इसे यूएसए ने एक घरेलू सामाजिक समस्या के रूप में माना और नशे के खिलाफ मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी डीलरों पर, उपभोक्ताओं पर। बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसी को इंटरनेशनल लेवल पर फैला दिया ताकि विदेशी सप्लाई जो चैनल है उन्हें कंट्रोल किया जा सके।
अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस नीति को और आगे बढ़ाकर इसे नेशनल सिक्योरिटी और अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के मुद्दे के रूप में पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है भैया ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से खतरा है, ये ड्रग्स जो फेनेंटाइल आ रहा है एक तरीके से किसी भी तरीके का कोकीन हो चाहे हीरोइन हो कोई भी चीज़ हो, तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ट्रम्प ने वेनेजुएला को लपेटने के लिए एक ऐसे कारण का यूज किया है जो बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं लग रहा है अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि वहाँ पर नशे की और ड्रग्स की इतनी ज़्यादा पैदावार खपत होती है जिसका कोई सानी नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए आप। तो आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये फेनेंटाइल होता क्या है। तो देखिए, फेनेंटाइल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है, यहाँ पे लिखा है ना ओपियोइड है, जो मॉर्फिन से करीबन 50 से 100 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। यहाँ पे लिखा है 50x मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। आप यहाँ पर साफ साफ देख पाओगे, ये आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है। यह औषधीय रूप से दर्द और शल्य चिकित्सा को एंथुसियास भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पाओगे। कहते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसे गलत रूप से लिया जाए तो ये जानलेवा भी हो जाता है। फेनेंटाइल आमतौर पर हेरोइन या अन्य ड्रग्स में हो गया कोकीन, ठीक है। कोकीन क्या है, वेनेजुएला जो है वो इसका मेन मतलब उत्पादक है और इसका निर्यात करता है कोकीन का। तो हीरोइन या कोकीन अन्य ड्रग्सों में इसे मिलाकर बेचा जाता है, जिससे इसके खतरनाक प्रभाव और बढ़ जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं। और ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि क्या होता है हीरोइन और जो कोकीन है जो सीधे सीधे ड्रग्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो मॉर्फिन को उनमें थोड़ा सा मिला दिया जाता है, तो इससे क्या होता है नशा और बढ़ जाता है। तो कम कोकीन में कम हीरोइन में थोड़ा सा ये मिला दिया जाए तो उसका नशा ज़्यादा कोकीन के बराबर होता है, जिससे क्या है कम पैसे में ज़्यादा नशा सामने आता है, मतलब ज़्यादा नशेड़ी बनने लगे हैं यूएसए के लोग। तो एक तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। आगे लिखा है अमेरिका ने फेनेंटाइल जैसी ड्रग से मात्र 2 मिलीग्राम की खुराक भी जानलेवा हो सकती है ऐसी बात बताई है। और देखिए ये मस्तिष्क में सुखद अनुभूति पैदा करता है, मतलब कि आप ऐसे लगेगा आप दूसरी दुनिया में हो, आप अध्यात्म की जन कौन सी अवस्था पर पहुंच गए हो, इस तरीके से ऐसा सा लगेगा इसको अगर आप लोगे प्रॉपर। तो इसी वजह से यूएसए ने इसे प्रतिबंध किया है और जो आसपास के देशों में इसकी सप्लाई चल रही है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, इसके सारे इसके पीठ पीछे ऑयल फील्ड जैसी चीजें हैं उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश की है लगातार। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस फेनेंटाइल ड्रग्स को WMD घोषित कैसे कर दिया ट्रम्प ने। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इसमें लिखा है, उन्होंने इसे ड्रग्स WMD घोषित कर दिया है। तो देखिए जब ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ ट्रम्प जी का फरवरी 2025 में, तो उन्होंने इसे फेनेंटाइल को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMD यानी कि सामूहिक विनाश का हथियार घोषित कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं, न्यूक्लियर आते हैं, केमिकल आते हैं और बायोलॉजिकल आते हैं। उन्होंने इसमें ड्रग्स को भी ऐड कर दिया। आप समझ पा रहे हो। तो ये डिक्लेरेशन एक तरीके से ये घोषणा अमेरिका को एक कानूनी और राजनीतिक आधार देती है कि वो इसकी वजह से सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और इसी का फायदा उठाकर ट्रम्प जी ने वेनेजुएला को लपेट दिया। समझ पा रहे हैं आप। अब अगर हम इंटरनेशनल जो लॉ एक्सपर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनकी माने तो वो इसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद मानते हैं, क्योंकि WMD की जो परिभाषा है वो आमतौर पर परमाणु, रासायनिक या जैविक यानी कि क्या हो गया न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों तक ही सीमित है। लेकिन ट्रम्प जी ने इसे कहा कि नहीं, इसमें ड्रग्स भी ऐड होंगे। तो एक तरीके से इन्होंने WMD की एक नई परिभाषा अपनी खुद दे दी और उसके आधार पर इन्होंने एक देश को लपेट दिया, उसका नाम है वेनेजुएला। अब देखते हैं कि वेनेजुएला के साथ साथ ट्रम्प जी ने किन किन कंट्रीज को टारगेट कराया, उन्हें भी एक एक कर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने टारगेट कराया अपने सबसे बड़े दुश्मन को, जिसका नाम है चाइना। तो चाइना क्या है, जो फेनेंटाइल के जो रॉ मटेरियल है, समझ रहे हो, उसको मुख्य स्रोत है चाइना, वो भेजता है उसको प्रीकर्सर केमिकल। अब ट्रम्प प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप है कि चीन जानबूझकर इन रसायनों को ड्रग तस्करों तक पहुंचाता है ताकि अमेरिकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नशेड़ी बने। जब अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा नशेड़ी बनेगा तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, नंबर 1 ताकत के रूप में सामने आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो। इसलिए अमेरिका ये कह रहा है कि चीन ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिकी लोगों को। अगर इसी के साथ में देखें तो मैक्सिको पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मैक्सिको में ड्रग कार्टेल जैसे सिनालोआ कार्टेल फेनेंटाइल का उत्पादन और अमेरिका में सप्लाई करते हैं। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में मतलब फरवरी 2025 के बाद उन्होंने कनाडा पर भी आरोप लगाया कि वो फेनेंटाइल की तस्करी को रोकने में असफल रहा है। आप समझ पा रहे, एक तरीके से उन्होंने चाइना,
मैक्सिको एंड कनाडा को एक साथ लपेटा। आप समझ पा रहे हैं, एक साथ लपेट दिया कि भैया तुम तीनों भी नहीं सुधर रहे हो, हमने वेनेजुएला को तो लपेट ही दिया, तुम भी तीनों सुधर जाओ। और एक तरीके से चीन को धमकी भी दी है इनडायरेक्टली। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि वेनेजुएला की जो रियलिटी है वो क्या है। तो देखिए, वेनेजुएला मुख्य रूप से एक ट्रांजिट देश है। यहाँ पे लिखा है वेनेजुएला इज प्राइमरीली अ ट्रांसिट कंट्री हैंडलिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स रेदर देन प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है वहाँ पर ड्रग्स का उत्पादन नहीं होता बल्कि आवाजाही होता है, मतलब कि आना और जाना उस देश से होता है, जबकि वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा इसका। आगे लिखा है इट्स ड्रग कार्टल्स फोकस ऑन सप्लाइंग कोकीन टू यूरोप नॉट यूएसए। साफ साफ लिखा है कि यहाँ के जो ड्रग्स है, मतलब क्या क्या है, कोकीन है, उसका मेन सप्लाई कहाँ होती है, वो होती है यूरोप में, ना कि यूएसए में, जबकि यूएस क्या बोल रहा है उसके यहाँ सप्लाई होती है। आगे लिखा है कि फेनेंटाइल नेटवर्क या इसके उत्पादन में वेनेजुएला का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, मतलब मेन रोल नहीं है जैसा मैक्सिको का है। समझ पा रहे हो आप। आगे अगर हम यूएस मीडिया की बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उन्होंने इसे ड्रग्स का खतरा माना है। लेकिन अगर हम रियल डेटा की बात करें, वास्तविक डेटा की बात करें, तो वो इसका पूरी तरह समर्थन नहीं करता है, ट्रंप प्रशासन के डाटा का और अमेरिकी डाटा का। आगे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह कार्रवाई जो ट्रंप ने करी है, ये उनका मेन काम था, इसके पीछे भू राजनीतिक और आर्थिक हितों जैसे तेल और संसाधनों से प्रेरित था। अब देखिए, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात करें तो उसमें ऑयल आ गए, क्रिटिकली मिनरल्स आ गए। समझ रहे हो, इसको जो वेनेजुएला में इसे कंट्रोल करना ऑयल फील्ड को और क्रिटिकली मिनरल्स को माइनिंग करने के लिए अब कंपनियों को वो कह देंगे। आप समझ पा रहे हो। और अगर इसका जियोपॉलिटिकल एंगल देखें तो एक तरीके से उन्होंने चाइना के लिए ताइवान पर अगर उन्होंने कहा अटैक करा चीन ने, तो हम उसे भी देख लेंगे। दूसरी ओर वो लैटिन कंट्रीज हैं, उनमें रशिया एंड चाइना के जो लगातार प्रभुत्व बढ़ रहा है उसे भी कंट्रोल करने के लिए और अमेरिका की प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आप समझ पा रहे हो, एक तरीके से उन्होंने कई चीज़ों को, मतलब एक तीर से कई निशाने लगा दिए। वेनेजुएला के ऊपर बंदूक रखकर कई देशों का निशाना लगाया एक तरीके से ट्रंप ने, आप समझ सकते हो। अब देखिए, वेनेजुएला की जो ऑयल पॉलिटिक्स है, जो पावर है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स मेकिंग इट्स अ स्ट्रेटजिक एनर्जी प्लेयर। जो उसके पास, वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, सऊदी अरब से भी ज़्यादा हैं, वो उसे एनर्जी के सेक्टर में एक स्ट्रेटजिक प्लेयर के रूप में उभार कर सामने ला रहे हैं। इसलिए यूएसए ने उसे कंट्रोल करने की एक तरीके से कोशिश करी है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आप समझोगे तब आप समझ पाओगे इस चीज़ को, कि जो यूएसए है वो इस समय मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। आप समझ पा रहे होगे, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तब यूएसए ने इंडिया से कहा था हमसे तेल खरीदो, तो इंडिया यूएसए से भी तेल खरीदने लगा था। तब से यूएसए एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर बन गया। और तभी से ही जो कंट्रीज लाइक वेनेजुएला जैसे देश हैं वो डायरेक्टली कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट, मतलब यूएसए के साथ उनका डायरेक्ट कंपटीशन बढ़ चुका है। जिसके कारण क्या हो रहा है, यूएसए के अंदर एक निराशा आ रही है कि यार जब तक इतने तेल से भरे हुए देश रहेंगे तब तक हमारा तेल कौन खरीदेगा। आप समझ पा रहे हो। आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि वेनेजुएला की जो तेल संपत्ति है उसमें सक्रिय भूमिका हम निभाएंगे। सीधी सी बात है, जो मेन था, एक्टिव रोल निभाने वाले हैं वो सीधे ऑयल फील्ड में, जिससे अमेरिकी कंपनियां और रणनीतिक हितों को लाभ मिलने वाला है। सीधी सी बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई, और इससे पहली वाली वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका हूं। और ये देखिए, पहली बार नहीं, अगर हम इससे पहले हिस्टोरिकली अगर हम देखें, पहले भी अमेरिका ने वॉर ऑफ ड्रग्स का बहाना देकर विभिन्न देशों में रिजीम चेंज करने का प्रयास किया है, शासन परिवर्तन का प्रयास किया है। और यही दृष्टिकोण दर्शाता है कि ड्रग्स सिर्फ बहाना है, असली कारण तो भू राजनीतिक और आर्थिक हित ही हैं यूएसए के भाई। आइए अब थोड़ा इंटरनेशनल लॉ को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन यूएसए की नज़र में इसका कोई विशेष महत्व है नहीं। तो देखिए, जैसे यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री पर अटैक करना यूनाइटेड नेशन के यूएन चार्टर का उल्लंघन होगा। किसी भी देश में बिना यूनाइटेड नेशन की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई करना भी इलीगल होगी। फेनेंटाइल को WMD घोषित करना भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, आपको पहले बता दिया। क्योंकि WMD की मेन परिभाषा में क्या, न्यूक्लियर, रासायनिक यानी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स आते हैं। ठीक है, इससे यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का उल्लंघन किया, और सीधी सी बात है किया है। ऐसे कदम से अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो व्याख्या है और लागू करने की प्रक्रिया है वो कमजोर हो सकती है। मतलब कोई भी देश
समझ पा रहे हो? कोई भी देश कोई भी कदम उठाए, क्या ही फर्क पड़ता है? मतलब कोई भी यूनाइटेड नेशन की बात मानेगा ही नहीं यूएसए अगर इस तरीके से चलेगा, क्योंकि यूएस को बहुत सारे देश फॉलो करते हैं। तो आई होप आप ये पूरा वीडियो समझ पाए होगे, आप देख पाए होगे कि किस तरीके से यूएसए ने पूरे दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।